everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज मैं हाज़िर हूँ आप सबके सामने एक वांगशियान स्टोरी लेकर, जो कि एक हिस्टोरिकल स्टोरी होगी। और इसकी इंस्पिरेशन मुझे आज मूवी देखते देखते मेरे भाई ने दी। अब भाई की फरमाइश है तो लाना तो पड़ेगा, पर ऑफ कोर्स मेरा भाई मेरी स्टोरीज़ नहीं सुनता है, वो मेरी स्टोरीज़ मेरे मुंह से ही सुनता है। वो पूछेगा तो मैं उसको बताऊंगी कि हाँ, उसने जो आइडिया मुझे दिया था वो स्टोरी में लेकर आई हूँ। पर वो नहीं सुनेगा, मुझे पता है। उसको मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरे डायलॉग्स, मेरी स्टोरी सब कुछ बोरिंग लगता है। पर ठीक है, अच्छा ही है वो ना सुने तो। अगर उसने सुन लिया तो उसकी नज़रों में हमेशा मासूम दिखने वाली उसकी बहन एकदम बेशरम हो जाएगी। वो सोचेगा कि मैं कितनी ज़्यादा परवर्ट हूँ। अच्छा है वो नहीं सुनता तो पर हम लोग तो सुनेंगे। और आप लोग बिल्कुल ये मत समझना कि मैं परवर्ट हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा शेमलेस हूँ कहानियों के मामले में। रियलिटी मेरी बहुत बोरिंग है, पर क्या कर सकते हैं, कुछ लोग होते ही बोरिंग हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। दूसरों के लिए जो इतने रोमांटिक नज़र आते हैं, असल ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होते हैं। ऐसा हो सकता है ना? ऐसा होता भी है। हमारी इस कहानी का कैरेक्टर, मेन लीड, प्रिंस वी वुशियान, नहीं, प्रिंस जियांग वुशियान, वो भी इसी तरीके का इंसान है। ऊपर से जितना रोमांटिक दिखता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा बोरिंग है। अपने मैनर्स, अपने एथिक्स को फॉलो करते हुए कभी कभी वो चीज़ें भूल जाया करता है, खुद के बारे में सोचना छोड़ दिया करता है। इसी कैरेक्टर से हम लोग मिलते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला मेन लीड, वी वुशियान। वी वुशियान जिसे सब लोग प्यार से कहते हैं, असल में वो भी एक जियांग है। पर उसके जियांग होने का राज हर किसी को नहीं पता है। फिर भी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उस जैसा राजकुमार किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि होगा। ऐसा कोई राजकुमार होता है भला जो प्रजा के साथ बैठ करके उनके बीच जाकर उनकी परेशानियां सुने और उनकी परेशानियों का समाधान निकाले, साथ ही उन लोगों के साथ बैठ करके उनके जैसा खाना खाए, उनके जैसे कपड़े पहने, उनके साथ रात बिताए और उनकी बातें सुने, उनसे मजाक मस्ती करे। ऐसा इंसान तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूर से देखने पर जियांग वुशियान की ज़िंदगी रंगों से भरी नज़र आती है, पर उसकी ज़िंदगी कितनी रंगीन है ये तो वो खुद ही जानता है। पूरे महल के बाहर प्रजा के साथ घूमते घूमते जितने वो मज़े करता है, महल में आते ही उसकी ज़िंदगी के वो रंग फीके पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी काले अक्षरों पर लिखी गई है, जिसमें बस काला रंग है, कोई और रंग तो दिखाई ही नहीं देता। कुछ इसी तरीके के दिन उसके बीते हैं, हमेशा इसी तरीके की ज़िंदगी रहती है। पर उसे पता है क्या हो रहा है यहाँ, क्या चल रहा है यहाँ, उसे सब कुछ पता है। यहाँ का राजा, यहाँ की रानी और यहाँ के हर एक राजकुमार, राजकुमारी के मन में किस तरीके की चीज़ें चलती हैं उसे अच्छे से पता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मानता है जो वो इस राजपाट की चीज़ों में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता। उसका दिल इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। सब लोग अपना अपना नाम दे चुके थे अगला उत्तराधिकारी बनने के लिए। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि ये वर्ल्ड ओमेगास और अल्फास का है। जो भी अल्फ़ा था वो अपना नाम दे सकता है और उसे देना ही होगा अगला प्रतिनिधि बनने के लिए। और उनका चुनाव बहुत आसान तरीके से किया जाएगा। कुछ शर्तें होंगी जो हर किसी को मानने होंगी, और बस उन शर्तों को मानते हुए उनका काम हो जाएगा। राजकुमार जियांग वुशियान, राजकुमार जियांग चेंग, राजकुमारी जियांग यानली तीनों अल्फ़ा है। इनमें से कोई भी ओमेगा नहीं है। इसके अलावा भी 3 और लोग वहाँ पर हैं, पर वो तीनों उत्तराधिकारी के लिए अपना नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो तीनों ओमेगास हैं, अल्फास नहीं हैं। फेई, मिनहान और हेलंग तीनों वहाँ हैं, पर वो अपना नाम नहीं दे सकते, क्योंकि तीनों ही ओमेगास हैं। इस बात के लिए राजकुमार जियांग वुशियान आवाज़ उठाना चाहता है। सबको अधिकार बराबर मिलना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ओमेगा है या अल्फ़ा है?
पर वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि हर कोई उसकी बात ना तो समझेगा और ना ही समझने की कोशिश करेगा। वैसे भी जो प्रेजेंट में वहाँ की महारानी है वो तो उससे वैसे भी नफ़रत करती है। जब से विंग की मदर की डेथ हुई उसके बाद से तो सच में उससे नफ़रत ही की जा रही है। नफ़रत के अलावा उसे कुछ मिला ही नहीं है। उसका खुद का पिता जियांग फैमियान उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी फेवरेट रानियों में से एक हुआ करती थी, मतलब उसकी फेवरेट वाइफ में से एक हुआ करती थी कांग से सरन, और कांग से सरन की मौत हुई थी विंग को बर्थ देते हुए। इसलिए कोई उससे प्यार नहीं करता है, उसे कोई कुछ भी नहीं मानता है। लेकिन प्रजा उसे बहुत प्यार करती है, आंखों पर बिठा कर रखती है, सर का ताज समझती है और उससे बहुत ज़्यादा सम्मान करती है। बाकी दो अल्फ़ाओं में इतना जुनून नहीं है। मतलब वहाँ की प्रजा राजकुमारी यानली और राजकुमार जियांगचेंग इन्हें इतना पसंद नहीं करती जितना वो राजकुमार जियांग वुशियान को पसंद करती है। और इसी चीज़ की वजह से उसका नाम हटाया नहीं जा सकता। उसे कोई ऐसा काम देना होगा जो वो कर ही ना पाए और जिसके बाद उसे उत्तराधिकारियों में गिनती ही ना की जा सके। ऐसा करना होगा तभी उसे रास्ते से हटाया जा सकता है। और मैडम यू तो चाहती ही है। मैडम यू यानी वहाँ की महारानी यू जियाओ, वो चाहती ये है कि 3 उत्तराधिकारियों में से एक का नाम हट जाए और वो है जियांग वुशियान, ताकि उसके दोनों बच्चों में से कोई एक उत्तराधिकारी बने। बाकी रानियों के जो बच्चे हैं वो सब मुमिकास हैं। इस बात का फ़ायदा महारानी को हुआ है। इसी वजह से तो अभी तक किसी को क्राउन प्रिंस क्राउन प्रिंसेस चुना ही नहीं गया है। अगला उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया गया। सवा में यूँ ही बातें चल रही थी कि कैसे फ़ैसला लिया जाए। तीनों ही होनहार हैं, तीनों ही बहुत काबिल हैं। जियांग वुशियान पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है पर वो लड़ाई लड़ने में बहुत अच्छा है। जियांग वुशियान पढ़ने में भी अच्छा है, लड़ने में भी अच्छा है, लेकिन लड़ने में वो जियांग वुशियान से कमज़ोर है। जियांग यानली जो हर एक चीज़ में थोड़ी थोड़ी अच्छी है पर किसी भी चीज़ में उसने महारत नहीं हासिल की है। तो उत्तराधिकारी का चुनना बहुत कठिन था और महाराज महारानी तो दोनों ही जियांग चैंग और जियांग यानली को सपोर्ट में लगे थे। उनका जियांग वुशियान के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। पर प्रजा के दबाव में आकर महाराज कहते हैं, हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया है, उत्तराधिकारी का चुनाव हम हर एक किसी को एक एक परिस्थिति में डाल कर देंगे। हमने तीनों के लिए अलग अलग परिस्थिति रखी है। राजकुमारी यानली आगे आकर वो करती है। महाराज कहते हैं, तुम्हारा काम ये होगा कि पूरे 1 साल तक तुम्हें महल की हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, पूरे हरम को संभालना होगा बिना अपनी माँ की मदद के। अगर तुम ये कर पाई तो हम तुम्हें उत्तराधिकारी के नाम में रख देंगे और अगर इनमें से कोई विफल होता है तो तुम्हें ही चुना जाएगा, लेकिन अगर सफल होता है तो तुम दोनों का अलग दोबारा मुकाबला कराया जाएगा। राजकुमार जियांगचेंग आगे आकर वो करता है, तुम्हारे लिए ये काम होगा, तुम्हें पूरी सेना का भार संभालना होगा, पूरी सेना की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उन्हें क्या आदेश देना है, उनसे क्या आदेश लेना है, उनसे क्या काम कराना है, कहाँ हमला कराना है, किस क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लेना है, इसका जिम्मा तुम्हारे सर पर। महाराज अब चुप हो गए थे। वो जियांग वुशियान को कोई भी कुछ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ तो करना होगा। तो उनके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। तभी महारानी यू जियाओ जियांग वुशियान का नाम लेती है, राजकुमार वी वुशियान। जियांग वुशियान आगे आता है। महारानी कहती है, हम तुम्हारी काबिलियत से अच्छे से वाकिफ़ हैं। अगर तुम्हें हरम की जिम्मेदारी दी तो तुम अच्छे से संभाल लोगे, सेना को भी तुम अच्छे से निभा सकते हो। पर अगर हम ऐसा करेंगे तो उत्तराधिकारी के लिए चुनाव का मौका ही किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें हम दूसरा चुनाव के लिए मौका देते हैं। 1 साल तक तुम्हें राज्य के किसी भी व्यक्ति के नज़र में आए बगैर अपनी असली पहचान को छुपाते हुए रहना होगा। अगर तुमने अपनी पहचान को बता दिया किसी को भी और अपनी पहचान के सहारे कोई भी काम किया तो तुम्हें उत्तराधिकारी के नाम से हटा दिया जाएगा। 1 साल तक तुम्हें ऐसा ही करना होगा। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इस बात की खबर हम में से किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंची
तो तुम अगले उत्तराधिकारी के नाम से हटा दिए जाओगे। तुम्हें मंजूर है? विंग अपना सर हाँ में हिलाकर वो करता है। वहाँ पर एक मंत्री था जो पूछ लेता है, योर हाइनेस, पर ये तो गलत है ना? राजकुमार जियांग वुशान महलों में पले बड़े हैं, वो अकेले अपनी पहचान छुपाकर कैसे रहेंगे? महारानी यूजुआई कहती है, ये एक महाराज के लिए सबसे बड़ा काम होता है। उन्हें हर एक परिस्थिति से गुजरना आना चाहिए। क्या पता किसी युद्ध को लड़ते हुए आगे चलकर अगले महाराज को अकेले रहना पड़े, जंगलों में अपना गुजारा करना पड़े, अपनी पहचान छुपाकर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रजा तक पहुंचने के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़े। इस चीज़ का अभ्यास हो जाएगा राजकुमार जियांग वुशियान को। उनकी ये चाल थी क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि जियांग वुशियान नहीं रह पाएंगे महल के बिना, नौकर चाकर के बिना, बहुत सारे पैसे के बिना, इन चीज़ों के बिना नहीं रह पाएंगे। यू जियाओ आगे कहती है, राजकुमार जियांग वुशियान, अगर आप इस चीज़ के लिए राज़ी हैं तो आपका नाम हम इस सूची में रखेंगे। और एक बात याद रहे, आप महल की कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकते। आपको सादा कपड़े दिए जाएंगे और वही सादा कपड़े पहनकर आपको यहाँ से जाना होगा। आप महल की कोई भी कीमती वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकते। विंग अपना सर हाँ में हिलाकर वो करता है, कहता है, जी, पर क्या मैं एक विनती कर सकता हूँ? महारानी यूँ पूछ लेती है, कौन सी विनती? मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके जाऊँगा, पर मेरी माँ का छोड़ा हुआ पेंडेंट, क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? महारानी यू को उस चीज़ से कोई भी परेशानी नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं है, उस पेंडेंट से किसी काम का नहीं है। वो बोल देती है, ले जा सकते हो, पर तुम उसे बेच नहीं सकते। विंग कहता है, जी, मैं उसका इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में नहीं करूँगा, मैं बस उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। विंग को उस पेंडेंट के साथ में, सादा कपड़ों के साथ में वहाँ से निकाल दिया गया था। विंग रातों रात वहाँ से गायब हुआ था, क्योंकि दिन के समय अगर वो जाता और प्रजा को पता चलता कि राजकुमार जियांग वुशियान को महल से ही निकाल दिया गया है, राज्य से ही निकाल दिया गया है, तो लोगों का जो रिएक्शन होता वो सही नहीं रहता, उनका बर्ताव सही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते, बहुत कुछ परिस्थिति काबू से बाहर हो सकती थी। इसलिए रातों रात उसे गायब कर दिया गया था। अभी हम देखते हैं राजकुमार जियांग वुशियान का सीन, जो कि जंगलों के बीच में भटक रहा है। लगभग 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, वो भूखा है। भूख से उसके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। आज से पहले वो कभी भूखा नहीं रहा। महल की ज़िंदगी उसके लिए बहुत बुरी थी। उसके हिसाब से कोई उससे प्यार नहीं करता था, उससे हंसकर बातें नहीं करते थे। पर महल के बाहर की ज़िंदगी और भी बदतर थी। विंग के पेट में अन्न का एक दाना नहीं था, पानी भी नहीं मिला था उसे 2 दिन से। आसपास कोई नदी, कोई झरना, कुछ भी नहीं दिखाई दिया उसे जहाँ वो पानी तक पी सके। विंग किस जगह पर है उसे ये भी नहीं पता, अपने राज्य से कितना पास कितना दूर है उसे ये नहीं पता है। बस जंगल ही जंगल उसे हर तरफ नज़र आ रहा था। विंग जो बस आगे चलते चलते बेहोश हो गया, उसे कुछ चीज़ समझ ही नहीं आई। हम देखते हैं दूसरा सीन, हमारा दूसरा मेन लीड लान वांगजी, जो कि कुमे का है। वो जंगलों में लकड़ियाँ काटने के लिए आया हुआ था। उसे अपने पास में ही थोड़ी दूर पर कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो वो अपने हाथ में जो वो कुल्हाड़ी लिए हुआ था वही ले करके आगे बढ़ता है कि सामने जो भी होगा ना वो उस जानवर को मार देगा। कम से कम घर में आज कुछ मीट तो बन सकेगा, जिसकी वजह से कुछ लोगों को खाने की कमी नहीं होगी। वांगजी आगे जा रहा था। आगे जाते हुए उसे एक इंसान नीचे पड़ा हुआ दिखता है, जो बहुत ज़्यादा बेबस, बेसहारा, और ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था। वांगजी उसके पास जाता है, अपने चमड़े से बने हुए पानी की बोतल को निकाल कर उसमें से पानी लेकर वो विंग के सर पर छिड़क देता है और कहता है, खोंगसा, आप ठीक तो है ना? खोंगसा, आप ठीक तो है ना? विंग को धीरे धीरे आंखें खोलते देखकर वांगजी को रिलीफ मिलता है। वह विंग वांगजी को देखता है और वांगजी के हाथ में पानी की बोतल देखकर वो कहता है, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? वांगजी अपना पानी तुरंत आगे बढ़ा देता है। विंग सारे पानी को पीकर कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत प्यास लगी थी। क्या तुमने कुछ खाया भी है? विंग तुरंत अपना सर ना में हिला देता है। वांगजी कहता है, ओह, तुम कहाँ से आए हो? मैं
मैं वो, तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम ऐसे ही भटकते रहते हो? विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। वो झूठ बोल रहा है, पर क्या करे, उसके पास सच बोलने का रास्ता नहीं है। वो नहीं बता सकता वो कौन है, कहाँ से आया है। वांग जी पूछता है, तुम्हें कुछ खाना है? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी कहता है, वैसे तो मैं यहाँ लकड़ी काटने के लिए आया था, पर मैं अपने साथ कुछ भी खाने को लेकर नहीं आया हूँ। तुम मेरे साथ घर पर चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। हालत बहुत बुरी लग रही तुम्हारी। चलो। विंग पीछे पीछे चलने लगता है वांग जी के। वांग जी कहता है, मेरा नाम लान वांग जी है, तुम मुझे लैनसन बुला सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? विंग। ओह विंग, बहुत अच्छा नाम है। वेल, मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आए, पर अच्छा ही हुआ। हमारे गांव में काम करने वालों की बहुत कमी है। अगर तुम्हारे पास खाने को खाना और पीने को पानी नहीं है तो तुम मेरे घर पर रह सकते हो, पर तुम्हें काम करना होगा। मैं फ्री में किसी को नहीं खिलाता पिलाता बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज जो खाओगे उसका काम तुम्हें आज करना होगा, कल जो खाना खाओगे उसका काम कल करना होगा। विंग कहता है, ठीक है। तुम तो हर एक बात बहुत अच्छे से मान रहे हो, लगता है बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो। खैर, तुम मेरे साथ चलो। वांग जी विंग को अपने घर लेकर आता है। विंग के हिसाब से वांग जी का घर बहुत ज़्यादा बेकार है। एक बड़ा सा कोर्ट यार्ड और 2-3 कमरे, साथ ही वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। वांग जी अंदर जाता है और जाते ही उसके पिता उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, लान वांग जी, तुम कहाँ गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हें ढूंढ कर आया है, तुम कहाँ चले गए थे? वांग जी कहता है, ओफो बाबा, मैं कहाँ जाऊँगा, जंगल में गया था लकड़ियाँ काटने के लिए। तुमसे किसने कहा था लकड़ियाँ काटने के लिए? बाबा, अगर मैं भी लकड़ियाँ नहीं काटूँगा तो हम लोगों की मदद कैसे करेंगे? और वैसे भी मैं इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं लोगों की मदद करूँगा, इसलिए मैं गया था। पर तुम्हें खुद से लकड़ियाँ काटने जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम किसी और को भेज सकते थे। बाबा, आपको खुद भी पता है ना, इतने दिनों से किसी ने अच्छे से कुछ खाया पिया भी नहीं है, हमारी फसल भी सही से नहीं हो रही है। अगर मैं उनकी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वैसे भी ये लकड़ियाँ अब हमारे आग जलाने के काम आएंगी, और कुछ लकड़ियाँ हम लोग दूसरे गांव में जाकर बेच सकते हैं, तो हमें कुछ पैसे भी मिलेंगे। वहाँ से हम खाने का सामान भी ला सकते हैं और अच्छे बीज लाएंगे जिससे फसल अच्छे से हो। हाँ, ऐसे कोई बीज नहीं होते क्या जो बिना पानी के उगाए जा सके? विंग कहता है, ऐसी फसल होती है जो बिना पानी के उगाई जा सकती है। हाँ? वांग जी पीछे मुड़कर देखता है विंग को और कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो मैं, अरे हाँ, तुम घूमते रहते हो ना इधर उधर, तो तुमने देखा होगा। बाबा, ये मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला, इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसने कुछ पिया भी नहीं था। मैंने इसे पानी तो पिला दिया है, पर इसने कुछ खाया नहीं है। वांग जी, तुम हर किसी को ऐसे उठा के ले आते हो। पिछले महीने भी तुम 2 लोगों को ऐसे उठा के लेकर आए थे, उन्हें भी हम घर में रख रहे हैं, वो भी हमारे घर काम करते हैं। अब तुम फिर किसी को ले आए उठाकर। वांग जी कहता है, बाबा, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। बेटा, मैं तुम पर गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? तुम हर किसी को उठा कर ले आते हो। हमारे गांव में पहले ही अनाज की कमी है, तुम हर किसी को उठा कर हमारे घर में ला के रख देते हो। हम कब तक ये सब कुछ सहेंगे? तुम बड़े हो रहे हो, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो अगले महीने मैं तुम्हारा रिश्ता कर दूंगा। वांग जी कहता है, किससे करोगे बाबा? आप देखना, किसी ना गवर्नर से करना, जिसके पास जो सरकार में काम करता हो, राजा के लिए कोई काम करता हो ना, उससे मेरी शादी करना, ताकि मैं ठाट बाट से रह सकूं। फिर मैं अपने गांव की बहुत अच्छे से मदद करूंगा। अपनी पानी की जो समस्या है वो भी मैं सुधरवा दूंगा। आप कोई बड़ा इंसान देखना, पिछले हफ्ते मैं उससे मिला था जो बैठकर फैसला सुनाता है ना, उससे मिला था मैं, तो मैं उससे जाकर मिलूँगा और उससे बात करना आप मेरी। वांग जी के फादर कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोचने लगे हो, चुप करो अभी। मैं तुम्हारी अभी कोई शादी नहीं करूँगा। तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? 16 साल के तो बच्चे हो अभी तुम। वांग जी कहता है, आपने तो कहा था कि आप मेरी शादी कर दोगे, इसलिए तो मैंने कहा कि आप कर सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। मैं तो तैयार बैठा हूँ। विंग को पीछे से हंसी आ रही थी। उसने ऐसे परिवार नहीं देखे हैं, इतने ओपनली बात करते हुए उसने किसी को नहीं देखा है। उसके महल में तो वो किया जाता है, आप करके बोला जाता है, बहुत अलग तरीके से बातें करते हैं वो लोग, इतने खुले खुले नहीं रहते हैं। उसके राज्य के लोग भी उसके साथ इतनी खुलकर बातें नहीं करते हैं जितना वांग जी ने खुलकर उससे बात की है। एक अपनेपन का एहसास उसे हुआ है। वांग जी विंग को वहीं खाना देता है, इसके बाद उसे बताता है कि उसे क्या क्या काम करने हैं।
विंग को तो चक्कर आने लगे थे काम सुनकर ही। वांग जी कहता है, देखो आज के लिए तो ज़्यादा कोई काम नहीं है, तो अभी के लिए तो मैं बस ये कपड़े पड़े हैं ये धोने हैं, और ये पूरा कोर्टयार्ड है ना इसको साफ़ कर देना। ये हमारा वो कोर्टयार्ड है जहाँ पे सर्वेंट्स रहते हैं, तो हमारे नौकरों के अलावा हमारा जो घर है वो दूर है, वहाँ तो मैं कल लेके जाऊँगा। आज के लिए मुझे आराम करना है तो मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ, मेरे बाबा भी यहीं पर रुकेंगे, तो कोई गलत हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। तुम ना यहाँ कोर्टयार्ड में अपना बिस्तर में जा कर के सो जाना। विंग कहता है, खुले में नहीं तो क्या तुम्हें मैं घर में रख लूँगा? हाँ, तुम जंगल में घूम रहे थे तब तुम खुले में नहीं सो रहे थे। विंग को याद है कि हाँ वो खुले में तो सो रहा था, और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी खुले में सोते सोते। उसे कितने सारे मच्छरों ने काटा होगा, गिनती भी नहीं की है विंग ने। विंग को तो लग रहा था कि वो जंगल में ही मर जाएगा। पता नहीं कहाँ से उसे ये फरिश्ता मिल गया, पर अब तो ये फरिश्ता भी उसे ठीक नहीं लग रहा है। पर जिस तरीके की स्थिति विंग की है उस हिसाब से तो ये सिचुएशन भी उसके लिए फेवर में है, अच्छी है, ठीक है। तो विंग हाँ बोल करके वहाँ बिस्तर बिछाता है, पूरा काम करता है, कपड़े धोता है, पूरा कोर्टयार्ड साफ़ करता है, और सफाई करते करते उसे रात हो जाती है। उसे फिर से भूख लग रही थी। वांग जी अंदर से आता है जिसके हाथ में कुछ बन्स थे। वो 2 बन विंग के हाथ में पकड़ा कर कहता है, ये तुम्हारे लिए आज का फूड है, यही मिलेगा रात को, बाकी का हम कल देखेंगे। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? वैसे मुझे पता है तुमने ऐसा खाना अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ही देखा होगा, तुम तो पता नहीं क्या क्या खाते होगे, पर देखो हमारे घर में अच्छा ही खाना मिलता है। हम किसी के साथ भी ऐसे ऊंच नीचे भेदभाव नहीं करते, हम सबको एक जैसा खाना देते हैं, इसलिए ना तुम्हें अच्छा ही खाना मिल रहा है। विंग उन बन्स को देखकर कहता है, उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बन खा रहा है वो। उसकी मतलब उसे खाना इतना आलीशान मिलता था कि विंग हमेशा नखरे मिलाकर भी उस खाने को ठुकरा करके दूसरा बनवाता था। वो रोज़ कितना खाना फेंकवाता था। उसे खाने की कीमत नहीं पता थी आज से पहले जितना उसे पता चल रहा है। विंग को एहसास हो रहा है कि ये सज़ा जो उसे मिली है ना महल से, वो सज़ा नहीं है, असल में उसे असली चीज़ों की पहचान हो रही है, सही चीज़ें उसे महसूस हो रही हैं। खाने की असल कीमत क्या होती है उसे मालूम हो रहा है, एक एक बन की कीमत क्या होती है। विंग उन बन्स को खाता है। दोनों बन ख़त्म करने के बाद वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, वो तुमने तो दोनों ख़त्म कर लिए। विंग कहता है, मुझे दोनों नहीं खाने थे क्या? नहीं तुम दोनों खा सकते हो, मैंने तुम्हें दोनों ही दी थे, पर मेरे यहाँ के सर्वेंट्स एक बन रात को खाते हैं और एक सुबह नाश्ते के लिए बचा कर रखते हैं, क्योंकि खाना तो उन्हें दोपहर में ही मिलता है ना। मैं कल से ध्यान रखूँगा। नहीं कोई बात नहीं है, तुमने खा लिया कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, पर अभी तुम आराम करो, मैं भी जा रहा हूँ सोने, और सुबह ठीक 5 बजे उठना होगा तुम्हें, क्योंकि 5 बजे तक सब लोग जाग जाते हैं और सब लोगों को काम पर लग जाना होता है, तो तुम भी जाग जाना, मुझे जगाना ना पड़े। विंग कहता है, सुबह 5 बजे? अगर नहीं जाग पाया तो मैं तुम्हें कोर्टयार्ड से बाहर निकाल दूंगा धक्के मारकर। मेरे बाबा को नहीं पसंद है कोई देर तक सोए, तो मैं भी कौन सा देर तक सोता हूँ, सब जल्दी उठते हैं, तो उठ जाना। विंग कहता है, ठीक है, पर मुझे बाहर मत फेंकना, मैं उठ जाऊँगा। विंग वहीं जा कर के लेट जाता है। वो जैसे ही लेटता है ना, वहाँ पर 4-5 लोग और आ जाते हैं, वो भी पास में ही बिस्तर बिछा करके लेट जाते हैं। पास में ही लेटा हुआ एक अल्फ़ा विंग की तरफ देखकर कहता है, निहा, तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है, विंग। और तुम्हारा? ओह, मेरा नाम मोशन्यू है, मैं यहाँ पर लगभग 3 साल से काम करता हूँ। मुझे भी ना ये लानवांग जी ही उठा कर लेकर आया था। लेंजन ना मुझे सड़कों पर मिला था, मैं यहाँ पर ना कुत्तों के बीच सो रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है कि नहीं, और मैंने कह दिया कि मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है, तो वो मुझे उठाकर यहाँ ले आया, और तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तुम अपने मालिक को इस तरीके से बुलाते हो, सज़ा नहीं मिलती? किस तरीके से? वो मालिक कम दोस्त ज़्यादा है, तुम नए आए हो ना इसलिए तुम्हें नहीं पता है। वो बहुत अच्छे से बर्ताव करता है, वो हमें दोस्तों की तरह मानता है, हमारे और उसके बीच में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं मानता वो, इसलिए वो हमसे कहता है कि हम उसे आप करके बात ना करें, उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट ना दें, और इसलिए हम उसका नाम लेते हैं डायरेक्ट, और उसे अच्छा भी लगता है। उसके पिता को भी ये पसंद है, हम तो उनसे भी शूशू कहकर बात करते हैं। शूशू? विंग को यकीन नहीं हो रहा था। शूशू यानी अंकल। सर्वेंट्स अपने मालिक को रिश्तेदारों के तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था, पर उसे अच्छा लग रहा है। नई नई चीज़ें का एक्सपीरियंस हो रहा था उसे, बहुत अलग सिचुएशन है, उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो यहाँ पर रह करके
अपनी ज़िंदगी के 1 साल तो बिता ही सकता है। हाँ, काम थोड़ा कठिन है, पर एटलीस्ट उसे खाने को खाना, रहने को जगह तो मिल गई, और कुछ लोग भी मिले हैं जिनसे वो खुलकर बातें कर सकता है, बिना इस बात की परवाह किए कि वो राजकुमार है। और ये लोग भी नहीं जानते कि वो राजकुमार है, तो ये लोग भी इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। एक आम इंसान की तरह उससे बात करेंगे। एक आम इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है, विंग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये स्टोरी कैसी लग रही है बताना ज़रूर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।